बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं सीडो फोर्स के ऊपर कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स आप सीडो फोर्स से आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी चीज देखते हैं, सीडो फोर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम देखिए, अ बीड ऑफ, लिखते जाइएगा, अ बीड ऑफ मास स्मॉल एम, a bead of mass small m fitted on a rod, fitted on a rod। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एंड मूव, एंड मूव ऑन इट विदाउट फ्रिक्शन, ऑन इट विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्शन at what, at the initial moment, at the initial moment, at the initial moment, लिखते जाइए साथ साथ ही। at the initial moment the bead is in the middle of rod, the bead is in middle of the rod, the bead is in middle of the rod, the rod moves translationally in a horizontal plane with an acceleration a। देखिए ऐसा है, ये रॉड है, इसमें एक बीड फिक्स कर दिया गया। बीड देखा आपने, वो छल्ले वाला ब्रासलेट देखा होगा, उसके अंदर जो छल्ले होते हैं, मतलब आपके देखे होंगे पत्थर होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, है ना। कई पत्थर वाला स्टोन वाला ब्रासलेट जो होता है उसमें वो मूव कर सकता है, या रुद्राक्ष देखा हो वो उस टाइप का। तो वो उस टाइप का एलिमेंट बीड कहलाता है बेटा आपका। ये एंगल अल्फा से एक रॉड है बेटा, आपकी रॉड है, और ये आपका एंगल अल्फा पे है। ये आपका बीड है जिसका मास स्मॉल एम गिवन है हमको। रॉड हॉरिजॉन्टली चल रही है ए एक्सेलरेशन से, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बीड with respect to the, with respect to the rod, रॉड के रेस्पेक्ट में बीड का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। मान लिया यहां पर हम चीटा बन के बैठ गए। अब चीटा जो देखेगा रॉड के रिलेटिव देखेगा और कहेगा भाई ये इधर की तरफ स्लाइड कर सकता है ए आर, ये इसका इस डायरेक्शन में ये बीड ऐसे करके स्लाइड कर सकता है। क्योंकि चीटा एक एक्सेलरेटेड सिस्टम पे बैठा है, तो चीटा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो गया। तो डेफिनेटली हम अगर बीड का इस समय बना रहे हैं एफ बी डी, तो हमें एक सीडो फोर्स स्मॉल एम ए इधर लेना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी रॉड। नॉर्मल रिएक्शन यहां आ जाएगी, और mg वेट डाउनवर्ड कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए आप इस mg का जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा mg साइन अल्फा आएगा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा द परपेंडिकुलर टू दी रॉड mg कॉस अल्फा आएगा। ठीक, इस नॉर्मल रिएक्शन के तो कोई कंपोनेंट नहीं आएंगे, लेकिन सीडो फोर्स का आएगा। देखिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा होगा। सीडो फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस अल्फा, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड जो आएगा कंपोनेंट एम ए साइन अल्फा। अब अब क्या देख रहा है, ये चीटा देख रहा है ए रिलेटिव एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेंगे। तो हम लिखेंगे एम जी साइन अल्फा माइनस एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम ए रिलेटिव। ये कैंसिल हो गया, तो ए रिलेटिव आपका आ गया, ए रिलेटिव इज इक्वल टू जी साइन अल्फा माइनस का ए कॉस अल्फा। सिंपल, आसान प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए इसे। बच्चों अब देखेंगे कि क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो स्प्रिंग देख लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स तो कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंग देखा ही होगा।
स्प्रिंग को हम शिमेटिक डायग्राम में इस तरीके से बनाते हैं। अगर आप स्प्रिंग को नेचुरली रखें तो उसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं आता है, लेकिन जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें या फिर आप उसको इलोंगेट करें, कुल मिला के अगर आप स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में चेंज कर रहे होते हैं तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स आ जाता है। तो हमें यहां से ये पॉइंट समझ में आता है, इफ देर इज एनी चेंज इन द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग विल अपोज इट। ठीक है, तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ देयर इज एनी चेंज इन नेचुरल length of spring, spring applies a force to oppose the change in natural length। इसको अपोज करने के लिए स्प्रिंग बच्चों फोर्स लगाता है। आप अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आपने लेंथ को कम किया, तो स्प्रिंग इसका अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आप जितना ज्यादा चेंज इन नेचुरल लेंथ रखते हैं उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगाता है। आप ज्यादा कंप्रेस करोगे, थोड़ा कंप्रेस करने के लिए कम फोर्स की जरूरत होती है, ज्यादा कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। इसी तरीके से जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, तो आप जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जितना ज्यादा लेंथ में इंक्रीमेंट करेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आता है, जो स्प्रिंग का फोर्स होता है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एल के। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल इज द चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जिसे हम x भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक स्प्रिंग पहले एक ब्लॉक से कनेक्टेड है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। नाउ you have applied a force, and due to this force there is a displacement, or we can say the change in natural length of the spring is x। इधर की तरफ ले गए तो नेचुरल लेंथ पहले भाई l थी, अब कुछ रह गई क्या? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? l माइनस डेल्टा एल, चेंज हो गया, कंप्रेस हो गई। तो स्प्रिंग किधर की तरफ डेफिनेटली फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ। तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट या इधर की तरफ हो रहा है, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इसका अपोज करता है। तो यहां पर बच्चों हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए, कांस्टेंट लगाया, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, के एक्स, वेयर एक्स इज द चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो आपका के क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या है? चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव हुआ, मतलब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, अगर डेल्टा एक्स नेगेटिव हुआ यानी कि चेंज इन नेचुरल लेंथ कम हुआ है, फाइनल लेंथ कम है, इनिशियल लेंथ ज्यादा है, तो आपका डेल्टा एक्स नेगेटिव हुआ। अगर डेल्टा एक्स नेगेटिव या एक्स नेगेटिव तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव, मतलब स्प्रिंग फोर्स हमेशा चेंज इन नेचुरल लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। उसकी टेंडेंसी होगी जो भी चेंज हुआ है उसका अपोज करो। तो ये है आपका स्प्रिंग फोर्स। अब अगर स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो वो भी देख लेते हैं, इसे नोट करना होगा लेकिन उससे पहले। तो अब हमें देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि अगर मेरे पास कई सारे स्प्रिंग है, मैं उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा। अगर मैं उन्हें पैरेलली कनेक्ट कर दूं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, स्प्रिंग कांस्टेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट F अपॉन एक्स होता है। इसकी यूनिट की बात करूं तो हो गई न्यूटन पर मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो देखो ml t-2 डायमेंशन होती है आपके फोर्स की, और ये हो गया, तो हो गया ये mt-2 इसकी डायमेंशन हो गई। mt-2 दैट इज द डायमेंशन।
अब अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, या पहले पैरेलल देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके क्या होगा, दो स्प्रिंग पैरेलली कनेक्टेड है, एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, m मास का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब अगर इस ब्लॉक को अगर मैं डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस करूं तो दोनों स्प्रिंग के अंदर जो आपका चेंज इन नेचुरल लेंथ आएगा वो डेल्टा एक्स ही आएगा, यानी कि दोनों के अंदर चेंज इन नेचुरल लेंथ सेम है। अब इस कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट सिंगल से हमें रिप्लेस करना है जो सेम फोर्स लगाए जो अभी ये दोनों मिलके लगा रहे हैं। तो पहला स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा होगा Fs1, वो K1 x इधर लगा रहा होगा या डेल्टा x लगा लीजिए। दूसरा Fs2 K2 डेल्टा x इधर लगा रहा होगा। तो नेट फोर्स जो लगा रहे हैं दोनों मिलके वो हो गया आपका K1 डेल्टा x प्लस K2 डेल्टा x। तो आप F नेट देखें तो K1 प्लस K2 डेल्टा x हो गया आपका। तो आपका एफ नेट ये आ गया। मैं चाहता हूं एक सिंगल फोर्स लगे, सिंगल स्प्रिंग फोर्स लगाए जो कि सेम फोर्स लगाए, तो मैंने कह दिया एफ के इक्विवेलेंट डेल्टा एक्स। तो दोनों को मैं इस सिस्टम को रिप्लेस करना चाहता हूं एक सिंगल स्प्रिंग से बच्चों, तो आपका के इक्विवेलेंट यहां से दिखाई देता हो जाता है K1 प्लस K2। अगर ऐसे कई सारे स्प्रिंग्स होते, एन स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड होते, एन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इन दैट केस बच्चों आपका K इक्विवेलेंट हो जाता है K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड कहां तक, Kn तक। अब अगर बच्चों एक और कॉन्फ़िगरेशन देखें हम लोग, एक ऐसे है और एक ऐसे है, M ब्लॉक है। अब ये क्या सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में? ध्यान से सोचिए, दोनों फिक्स्ड हैं इस एंड पे, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। अगर मैं इसको डेल्टा एक्स से यहां डिस्प्लेस करूं तो इतना ही कंप्रेशन इसके अंदर आएगा जितना इसके अंदर इलोंगेशन आएगा। तो दोनों के अगर मैं देखूं, भाई ये स्प्रिंग F2 फोर्स इधर लगाएगा और ये स्प्रिंग F1 फोर्स इधर लगाएगा, ये कंप्रेशन की वजह से इधर फोर्स लगाएगा, ये इलोंगेशन की वजह से इधर फोर्स लगाएगा K1। तो आप देखें कि दोनों के फोर्स ऐड हो रहे हैं। तो इन दैट केस आपके ये स्प्रिंग पैरेलल में ही होंगे, सीरीज में नहीं होंगे, दे आर इन पैरेलल। और के इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा उस केस में बच्चों K1 प्लस K2। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कैसे होगा? सो अब दो स्प्रिंग आपके सीरीज में कनेक्टेड है, मान लेते हैं दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरा स्प्रिंग इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब अगेन हमें इस सिस्टम को एक सिंगल स्प्रिंग सिस्टम से रिप्लेस करना है और उस सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो, वही हमारा के इक्विवेलेंट हो जाएगा इन दोनों का। अब अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, यहां ले जाऊं, तो देखिए दोनों स्प्रिंग में डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होने की वजह से जो चेंज इन नेचुरल लेंथ रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। K2 में Y2 होगा, K1 में Y1 होगा। अब इसमें कुछ स्प्रिंग में कंप्रेशन आया वो Y2 आया, इसमें जो कंप्रेशन आया Y1 आया, और मैंने जो चेंज किया टोटल मान लीजिए मैंने Y चेंज किया, तो
तो मैं यहां से लिख सकता हूं बच्चों कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये पॉइंट क्लियर। अब क्योंकि स्प्रिंग हम मानते हैं मासलेस है, स्प्रिंग कैसा है, मासलेस है, स्प्रिंग अपना इनर्शिया का इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो इस पॉइंट पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे देखिए F जो पहला स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा वो होगा आपका K1 Y1, और दूसरा स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा होगा K2 Y2। दूसरा स्प्रिंग इधर की तरफ, पहला स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दोनों के फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। तो आप अगर सिंगल स्प्रिंग सिस्टम से इसे रिप्लेस करना चाहते तो देखिए उसमें क्या होगा। ये आ गया आपका ब्लॉक, और ये सेम फोर्स लगा है जो यहाँ पर लग रहा है। वो कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, जो स्प्रिंग 2 लगा रहा है K2 Y2, इतना ही फोर्स लगा है, तो K इक्विवेलेंट इतना आ गया। अब देखिए K इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, F जो फोर्स लग रहा है, और देखो तीनों ये K1 Y1 के बराबर, और जो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा है वो मैंने सारे कह दिया F, यानी कि इधर जो फोर्स लग रहा है वो भी F, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो भी F। मैग्नीट्यूड में जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं इन सीरीज वो क्या है, सेम है। क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है तो इस पे लग रहा है सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो स्प्रिंग 1 ने जो फोर्स लगाया और स्प्रिंग 2 ने जो फोर्स लगाया वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, उसे कह दिया F मैंने। स्प्रिंग 2 यहां पर फोर्स लगा रहा है तो अगेन वो भी F ही होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि F अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2। भाई y1 को इसी तरीके से लिख सकते हैं, F से F कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसी तरीके से n इक्विवेलेंट है तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अगर आपके n स्प्रिंग्स पैरेलल सीरीज में है तो आपका इनका जो कॉम्बिनेशन आ जाता है ये आ जाता है। ये स्प्रिंग के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन थे। अब फिर हम स्प्रिंग को कट कर दें तो क्या रिजल्ट होता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों, अभी इतना ही नोट करिए।